हेलो स्टूडेंट्स, छात्रों, विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फटाफट सीरीज ऑफ लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। आपकी ज्योग्राफी का देखिए लास्ट चैप्टर है। अगर आप इन डेप्थ तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी यूट्यूब लिंक दे दें। अगर हम नहीं दे पाते तो आप सर्च कीजिएगा क्लास 10th एडू मंत्रा लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो आपको मिल जाएगी। करीब 5 घंटे की वो वीडियो है, लेकिन उस वीडियो में इन डेप्थ पूरे चैप्टर को कवर किया गया है। यहाँ पे भी हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, पर क्लास में ही आंसर्स याद करवाना यहाँ पे थोड़ा सा कठिन होगा, ठीक है। और मल्टीपल रिवीजन से एक ही टॉपिक के वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मोर और लेस सारे टॉपिक्स इस सीरीज में भी कवर किए जाएंगे। देखिए, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। क्या है चैप्टर? चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। ये जो चैप्टर है कई तरीकों से आप इसको समझ सकते हैं। लाइफलाइन का अर्थ हम अक्सर ये समझते हैं जीवन रेखा, देश की इकोनॉमी की जीवन रेखा, यानी कि ये चीजें अगर नहीं होंगी तो आपके देश की इकोनॉमी गिर जाएगी, आपकी देश की इकोनॉमी बन ही नहीं सकती। देखिए, कोई अगर व्यक्ति है, अगर उसके अंदर से आप ऐसा कह सकते हैं कि उसकी कीर्ति मर गई तो वो व्यक्ति मर गया। दशानंद रावण जो है वो अक्सर ये कहा करते थे कि जिस मनुष्य की कीर्ति मर गई वो मनुष्य मर गया। कीर्ति यानी कि कीर्ति मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करे तो लिटरल ट्रांसलेशन मतलब होता है ग्लोरी। जिस मनुष्य का सम्मान मर गया वो मनुष्य मर गया। सम्मान का ये मतलब नहीं है कि समाज आपके बारे में क्या सोचता है। समाज तो कभी सही सोचेगा, कभी गलत सोचेगा। इसका एक मतलब ये भी होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, ये बहुत जरूरी है समझना, जो व्यक्ति जीवन में कोई गलत काम करता है और उसको ये कह के जस्टिफाई करता है कि क्योंकि समाज गलत काम कर रहा है, समाज क्या है, समाज मेरे और आपसे ही तो बना है। तो जो व्यक्ति स्वयं गंदा कार्य करता है, गलत कार्य करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है ना, खुद पढ़ लेता है लेकिन दूसरों को पढ़ने नहीं देता, ऐसे भी कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है। तो ये सदा जीवित नहीं रह सकते। इनफैक्ट इनमें से कई तो होंगे जो ऑलरेडी मर चुके हैं, क्योंकि इनकी कीर्ति मर गई है। इनका आत्मसम्मान ऑलमोस्ट जीरो है। क्यों? कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। समाज में आज मैंने किसी को ठग लिया, है ना। बिजनेस कैसे करते हैं? मानो जूता था एक 650 रुपए का, लाइव लाइव उदाहरण दे रहा हूँ। 650 रुपए का जूता है, वो जूता मानो आपने किसी को बेच दिया 950 रुपए में, 300 रुपए का मुनाफा सीधा, ठीक है। वो भी 650 रुपए का जूता आपको मिला नहीं था, ये जूता 650 रुपए में ही बेचा जाना था। एक्चुअल जूता मानो समझो 450 रुपए का था। आप इसको 650 में बेचते थे, ठीक है। एमआरपी 650 में आपका अच्छा खासा मुनाफा हो जाता 200 रुपए का, लेकिन आपने कस्टमर को वो जूता कितने में बेचा? 950 में। यानी कि आपने और 300 रुपए एक्स्ट्रा मुनाफे के ऊपर एक्स्ट्रा मुनाफा कमा लिया। आप इसको अपनी चतुराई मत समझिए, क्योंकि कभी ना कभी उस कस्टमर को, अगर समझदार होगा तो तुरंत समझ जाएगा, या एक हफ्ते बाद वो दुकान पे आएगा, नहीं आपने महंगा दिया, दूसरी दुकानों में मैंने पूछा, वापस कर लीजिए। अगर मूर्ख कस्टमर भी है तो भी साल 6 महीने में उसे कहीं ना कहीं सत्य का आभास हो जाएगा कि ऑनलाइन तो इतने सस्ते में मिल रहा था, दोस्तों ने और जूते लिए, जूता 950 यानी कि करीब 1000 रुपए का जूता है, पर बार बार गंदा हो जाता है, फटने लगता है। कहीं ना कहीं उसे किसी ना किसी तरीके से आभास हो जाएगा कि आपने उसे ठग लिया है। और उसके बाद क्या होगा? वो जीवन में कभी ना आपके दुकान में आएगा, क्योंकि उसका भरोसा उठ गया। वो जीवन में कभी आपके दुकान में नहीं आएगा। कल को उसका परिवार निर्मित होता है तो उसके परिवार से भी कोई नहीं आएगा। तो 300 रुपए के लिए आपने एक व्यक्ति को ठुकरा दिया, वो कल को उसकी बीवी होती तो 2 कस्टमर होते, उसके बच्चे होते तो 2 और, या बीवी बच्चे छोड़े वो अपने परिवारजन और भाई बहन को भी नहीं आने देगा। इसलिए धंधा या बिजनेस कैसे करते हैं इसकी भी अकल होनी चाहिए। बेवकूफ लोग बिजनेस नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि सर मैं अच्छा पढ़ता हूं लेकिन फिर भी मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है। क्योंकि जैसे बिजनेस ईमानदारी से किया जाता है ना, वैसे रिस्पेक्ट भी जो है वो ईमानदारी से कमाई जाती है। थोड़ी मोड़ी बेईमानी तो सब करते हैं, वो समझा जा सकता है, पर जैसे हम कहते हैं कर्म ही पूजा है, जो पूजा में ही बेईमानी करे, तरीकों में पूजा की आप बेईमानी करो हम समझ सकते हैं, तेल कम है थोड़ा सा पानी मिला दिया, समझा जा सकता है। पर जो पूरी पूजा में ही बेईमानी करे वो बेईमान क्या जीवन में सम्मान कमाएगा? ये इस चीज को आप समझिएगा गौर से। खैर, तो ये चैप्टर जो है ये इस बारे में है कि देश कैसे जीवित रहता है। जैसे मनुष्य कब जीवित रहता है? जब मनुष्य की कीर्ति जीवित रहती है। जिसकी कीर्ति मर गई वो मनुष्य मर गया।
देश की इकोनॉमी कब जिंदा रहती है? जब आप कह सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, ठीक है, टीएनसी, जब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन ये दो चीजें देश की अच्छी है तो देश की इकोनॉमी जीवित रहती है। इकोनॉमी यानी कि क्या होता है? इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, ठीक है, माफ कीजिए, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी कि मतलब बेसिकली इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। सर ये तो हिंदी हो गया। इकोनॉमी मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का एक्चुअल मतलब होता है आपके देश के पास पैसा कितना है। यानी कि इसमें इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपके देश का ट्रेड कैसा है दूसरे देशों के साथ, आपके देश के रिलेशंस कैसे हैं दूसरे देशों के साथ, ठीक है, आपके देश की इन्वेस्टमेंट्स कितनी है दूसरे देशों में या अपने ही देश में, है ना। काफी सारी चीजें इसके अंदर आती है। मूल तौर पे इसका अर्थ पैसे से ही होता है, ठीक है। तो किसी भी देश, कोई भी देश पैसा तब तक कमा सकता है या उसकी इकोनॉमी तब तक जीवित रह सकती है जब तक उसकी लाइफलाइंस यानी कि उसका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों अच्छा हो, ठीक है। बस इतना ही समझो तुम इसमें। अब शुरू में ये जो चैप्टर है आपको कुछ चीजें बता देता है और कुछ चीजें क्लियर कर देता है एकदम अच्छे से, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप फर्स्ट पेज खोलेंगे इस चैप्टर का तो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उन थ्योरीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, लाइफलाइंस ऑफ आवर नेशनल इकोनॉमी। देखिए कुछ सवाल वो आपसे घुमा फिरा के पूछते ही हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि वो आपसे पूछते हैं कि अ डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिखूंगा पर इतने में आप समझ जाइए, ये की टर्म्स है। डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क, a dense and efficient network of transport and communication is prerequisite for fast development। तो चाहे फास्ट डेवलपमेंट के लिए हो या फिर एक स्टेटमेंट आपकी बुक में ऐसा भी दिया है कि a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for national and international trade। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड के लिए चाहे हो, ठीक है। मेरे पीछे आपको दिख नहीं रहा होगा, माफ कीजिएगा। थोड़ी देर के लिए जो है मैं अपना स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ तो मेरी आवाज आपको आती रहेगी लेकिन कंटेंट भी दिखेगा। फास्ट डेवलपमेंट के लिए या नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये जो है ये प्री रिक्विसाइट क्यों है, ये इनका मेन सवाल होता है, ठीक है। या वो एक सवाल आपसे ये भी पूछते हैं कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, इनफैक्ट वो एक चीज और ऐड कर देते हैं कि ट्रांसपोर्ट ट्रेड, ट्रांसपोर्ट ट्रेड एंड कम्युनिकेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये सवाल भी उनका फेवरेट सवालों में से एक। ये सारे सवाल पहले पेज से ही बनते हैं। देखिए ट्रांसपोर्ट ट्रेड एंड कम्युनिकेशन कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ होता है कि साहब एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, मिलजुल के काम करने वाले हैं। अगर देखिए लॉजिकली सोचिए आप, पता है बस एक एक रीजन दे दीजिएगा कि कैसे कम्युनिकेशन जो है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है या ट्रांसपोर्ट ट्रेड से रिलेटेड है। एक एक रीजन कि इनमें से कोई भी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। जैसे एक रीजन जो मेरे दिमाग में आता है, हम किसकी बात करते हैं जब वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला पूछते हैं कि ट्रांसपोर्ट ट्रेड एंड कम्युनिकेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो उदाहरण के तौर पे मानो आपको किसी देश के साथ ट्रेड करना है, आपको उनके साथ व्यापार करना है। जैसे आपको मानो रशिया से आपको ऑयल की बैरल्स मंगानी है, ठीक है, तेल, कच्चा तेल रशिया से आपको आयात करना है। तो उसके लिए पहले आपको रशिया से कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हमें इतने कच्चे तेल की जरूरत है, क्या आप इतना कच्चा तेल हमें दे सकते हैं। अगर वो कहते हैं हाँ, तो उसके बाद फिर आपको, आप कह सकते हो प्राइस के ऊपर नेगोशिएट करना होगा कि नहीं पर बैरल जो है हम सिर्फ इतना ही दे सकते हैं। वो कहेंगे पर बैरल इतना दे दीजिए। आप कहोगे कि नहीं हम इतना ज्यादा बल्क में लेंगे, प्लस अगर आपने हमें और डिस्काउंट दिया तो हम इस ऑर्डर को और 1 गुना या और 2 गुना बढ़ा कर देंगे। तो ये सारी बातें होती है वहां पे। अब ये ट्रेड, ये नेगोशिएशन कैसे होता है? कम्युनिकेशन से। यानी कि ट्रेड करने के लिए भी आपको कम्युनिकेशन की जरूरत है। अरे समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब मैं दिख नहीं रहा लेकिन आवाज की ओर ध्यान दीजिए। ट्रेड करने के लिए भी आपको क्या करना है? ट्रेड करने के लिए भी आपको कम्युनिकेशन की जरूरत है।
क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा आप ट्रेड नहीं करोगे। चलो मानो बात हो गई, रेट फिक्स हो गया, वो भी खुश हो गया, आप भी खुश हो गए। अब उतना तेल जो है रशिया से भारत लाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, या तो वो करेंगे या आप करेंगे, पर ट्रांसपोर्ट तो चाहिए, बड़ी बड़ी जहाजें चाहिए, ऑयल कंटेनर्स चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ऑल थ्री आर रिलेटेड, ठीक है। ट्रेड बिना ट्रांसपोर्ट के ट्रेड नहीं हो सकते। क्या हो रहा है यहाँ पे, माफ कीजिए। हाँ, हम किस बारे में बात कर रहे थे? हम इस बारे में बात कर रहे थे कि बिना ट्रांसपोर्ट के ट्रेड नहीं हो सकता, और बिना कम्युनिकेशन के ट्रांसपोर्टेशन आप नहीं भेज सकते, ठीक है। मतलब ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रांसपोर्टेशन जो है भेज पाएंगे, ठीक है। इवन ट्रेडिंग भी बिना कम्युनिकेशन के नहीं हो सकता। जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक उन कैसे पता चलेगा कि सामने वाले को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, है ना। लेन देन तो होगा, आप उसको पैसा दोगे, वो आपको कुछ सामान देगा, यानी कि उसको भी कुछ मिल रहा है, आपको भी कुछ मिल रहा है, यही तो ट्रेडिंग है, ठीक है। एनीवेज, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्लासिक क्वेश्चन सीबीएसई आपसे पूछती है, अ डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क, है ना। अगर वो पूछते हैं डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर फास्ट डेवलपमेंट, या इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, तो इसमें आप लिख सकते हैं डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क प्री रिक्विसाइट, यानी कि जरूरी क्यों है फास्ट डेवलपमेंट के लिए, तो उसके सारे बेनिफिट्स जो यहाँ पे कुछ मेंशन किए गए हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग कोऑपरेशन एंड असिस्टेंस बिटवीन कंट्रीज, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के डेवलप होने से नेशनल इकोनॉमी कैसे ग्रो होती है, वो आपसे अलग अलग तरीके के सवाल पूछते हैं। देखिए साहब, एक तो कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन तीनों एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, हाउ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो बस आप कुछ कुछ एक लॉजिक बैठा दीजिएगा, रीजन जिससे तीनों कनेक्टेड होंगे। एक एक के बिना बाकी दो नहीं हो सकते, बाकी दो के बिना, या मतलब एक भी नहीं है ना तो पूरा प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं है तो आप ट्रांसपोर्टेशन का अरेंज नहीं करा पाओगे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, ये सारी बातें वहां पे है, ठीक है। ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। अगर वो पूछते हैं अ डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन इज प्री रिक्विसाइट फॉर फास्ट डेवलपमेंट, या ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन इज प्री रिक्विसाइट फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, या वाई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, कैसे भी वो आपसे पूछे ना तो आपको ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखनी है, ठीक है। और कैसे इससे फास्ट डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है, कैसे इससे नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ सकता है, ठीक है, यहां से दिख रहा होगा नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, कैसे इससे नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बढ़ सकता है। तो बेसिकली देखो, जब डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क होगा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, तो इंक्रीजिंग कोऑपरेशन एंड असिस्टेंस, देशों के बीच कोऑपरेशन और असिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि कम्युनिकेशन हो पाएगा। इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन आपके देश में भी ट्रेड और कॉमर्स ग्रो करेगा। रिड्यूसिंग डिस्टेंसेस, डिस्टेंस कम होंगे अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया तो। बोथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी कि अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन यानी कि ट्रेडिंग भी अगर आपकी अच्छी है, क्योंकि ट्रेडिंग बिना ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की नहीं हो सकती, तो उससे क्या होगा, सिर्फ सामान नहीं, आप लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंचा सकते हो। आज से कई 100 साल पहले अगर आपको अमेरिका जाना होता था जहाज से जाने में, तो कम से कम 6 से 7 महीना या 1 साल का समय भी आपको लग सकता था, ठीक है। खास तौर पे उस दौर पे जब रास्ते का ठीक ठाक अनुमान था, पूरे तरीके से नहीं। आज आप फ्लाइट से अमेरिका जाते हैं 15-16 एक दिन के भीतर ही, आज उड़ूंगा तो आज ही अमेरिका, 24 घंटे का एक दिन होता है, मैं पहुंच सकता हूँ। हाँ ये है कि दोनों देशों में 12-13 घंटे का है, 14-15 घंटे का भी कुछ एरियाज में, क्योंकि अमेरिका में मल्टीपल टाइम जोन है, भारत में एक ही है। अराउंड 12 घंटे का डिफरेंस होता है, वो हमसे 12 घंटे पीछे चलते हैं, ठीक है। ये बात समझिएगा, ज्योग्राफी में एक सिद्धांत होता है, जो भी देश भारत के पश्चिम की तरफ है वो समय में हमेशा भारत से पीछे चलेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत पीछे तुम्हारा पाकिस्तान भी चलता है, ठीक है। और जो भी देश भारत से पूर्व की तरफ है, जैसे जापान हो गया, चाइना के कुछ हिस्से हो गए, रशिया के कुछ हिस्से, प्रोबेबली आई डोंट, नहीं रशिया, रशिया ऑलमोस्ट नहीं, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के लाइन में आके खत्म हो जाता है। पर जैसे जापान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, है ना, आप कह सकते हो फिलीपींस हो गए कुछ हद तक, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये सारे जो देश है ना जो भारत के पूर्व में आते हैं, ये भारत से आगे चलते हैं। तो पूर्व हमेशा पश्चिम से आगे चलता है टाइम जोन के मामले में। खैर,
और इक्वेटर के नीचे मौसम हमेशा विपरीत तरीके से काम करता है। जैसे इक्वेटर, भारत जो है उसका टिप हार्डली इक्वेटर पर टच हो जाता है, या उससे भी थोड़ा ऊपर ही है जो पेनिसुलर टिप है। इक्वेटर के ऊपर मौसम अलग तरीके से काम करते हैं, इक्वेटर के नीचे एकदम विपरीत तरीके से। जैसे उदाहरण के तौर पे इक्वेटर के नीचे जो एक देश आता है वो है ऑस्ट्रेलिया, इक्वेटर के ऊपर जो देश आता है वो है भारत। तो जैसे अभी भारत में सर्दी का मौसम चल रहा है, ठीक है, अभी जनवरी चल रही है, जनवरी फरवरी कुछ मार्च सर्दी चलेगी। तो ये इक्वेटर के ऊपर जितने भी देश है उनमें दिसंबर जनवरी फरवरी सर्दी ही चलती है, पर इक्वेटर के नीचे मौसम ठीक उल्टा होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में अभी गर्मी चल रही होगी, ठीक है। तो अब ये चीजें समझिएगा। खैर, तो बेसिकली देखिए वो आपसे पूछ सकते हैं डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क प्री रिक्विसाइट क्यों है फास्ट डेवलपमेंट के लिए या नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो उसमें आप इनमें से कोई भी 3-4 चीजें लिख दीजिएगा, क्योंकि भाई बखान कर दो। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज वेरी नेसेसरी, या दे आर द लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी बिकॉज विदाउट देम ट्रेड इन एनी फॉर्म कैन नॉट हैपन, है ना। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। अरे थोड़ा सोचो, ठोको थोड़ा। transport and communication helps in building a relationship with other countries. It also helps us थोड़ी इंग्लिश थोड़ा खुद के पॉइंट से, it also helps us in identifying our strengths and dealing and trading with other countries. ट्रेड में काफी ज्यादा हेल्प करता है ना। इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर नीड्स, ये भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से होता है। इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैन नॉट ओनली लीड टू फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स बट कैन ऑल्सो लीड टू फास्टर मूवमेंट्स ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। रिड्यूसिंग, इट रिड्यूसेस डिस्टेंस, है ना। Efficient means of transport and communication are also an advantage for the trade and commerce of my own country. तो ये सारी ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए। चाहे वो आपसे पूछे वाई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, या वाई दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फास्ट डेवलपमेंट, या इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड, मोर और लेस आंसर एक ही होगा। अगर ये पूछते हैं कि ट्रांसपोर्ट ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, ये पॉइंट भी आप यूज कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ट्रेड एंड कम्युनिकेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लिख दो। अगर पूछते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है तो बता देना एक के बिना नहीं हो सकता, मतलब एक के बिना पूरा प्रोसेस ही नहीं होगा, एक के बिना बाकी दो बेकार है, किसी भी एक के बिना बाकी दो बेकार है, ठीक है। ऑल थ्री आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब आप रोडवेज को स्टडी करेंगे, ठीक है, सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी को, जिसमें ट्रांसपोर्ट ट्रेड एंड कम्युनिकेशन बेसिकली 3 चीजें आती हैं। शुरू में हमने सिर्फ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में बात की, इन दोनों की वजह से ट्रेड भी होता है। 3 बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी 3 है दरअसल, आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और कम्युनिकेशन। शुरू में चैप्टर सिर्फ आपसे या तो ये पूछता है कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और कम्युनिकेशन कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है, या ये पूछते हैं कि डेंस नेटवर्क ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, ट्रेड के बारे में बात नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट क्यों है नेशनल या इंटरनेशनल ट्रेड के लिए या फास्ट डेवलपमेंट के लिए। खैर, लेकिन टोटल अगर आपको जाननी है तो 2 नहीं 3 लाइफलाइंस है नेशनल इकोनॉमी की, दैट इज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। ऑलराइट, तो पहले ट्रांसपोर्टेशन को समझते हुए हम रोडवेज को देखते हैं, ठीक है। यहां से वो आपसे कई तरीके के सवाल पूछते हैं। एक क्लासिक सवाल सीबीएसई का ये होता है कि व्हाई रोडवेज हैव एन एज ओवर रेलवेज। रोडवेज जो है उनके पास एक एज क्यों है रेलवेज के ऊपर, दे आर स्लाइटली बेटर, रोडवेज आर स्लाइटली बेटर देन रेलवेज, व्हाई, ये व्हाट एडवांटेजेस डू रेलवेज, माफ कीजिए, व्हाट एडवांटेजेस डू रोडवेज होल्ड ओवर रेलवेज। या तो ये पूछेंगे व्हाई रोडवेज हैव एन एज ओवर रेलवेज, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स बेस्ड अपॉन द मटेरियल, तो बेस्ड अपॉन मटेरियल, मेटल्ड और अनमेटल्ड क्लास, या इन जनरल अगर क्लासिफिकेशन पूछते हैं तो उसमें डिस्ट्रिक्ट रोड, रूरल रोड, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये सब आता है, वो हम आगे देखेंगे। या वो आपसे ये पूछते हैं एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज, डिसएडवांटेजेस ऑफ रोडवेज। एनीवेज पहले रोडवेज को इन जनरल समझते हैं, बाद में इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। देखिए, रोडवेज का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है, ठीक है, इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो आपसे ये भी पूछते हैं, देखिए व्हाई रोडवेज हैव एन एज ओवर रेलवेज, तो बेसिकली सड़क पटरियों से क्यों बेटर है। एक तो सड़क बनाने का कॉस्ट जो है, इवन सड़क का मेंटेनेंस कॉस्ट, द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रोडवेज इज चीपर, इज लेस देन रेलवेज।
देखो सड़क बनाने में ज्यादा पैसा नहीं लगता, लेकिन पटरी डालने में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। ये एक है कि वाई रोडवेज हैव एन एज ओवर रेलवेज, या अगर ये नहीं, अगर वो इन जनरल भी आपसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोडवेज बोलते हैं तो भी आप ये पॉइंट लिख सकते हैं क्या, कि रोडवेज का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट रेलवेज की तुलना में काफी कम है। ठीक है, दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि रोड्स जो हैं ऐसी जगहों पर भी पहुंच सकते हैं जैसे पहाड़ में, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, जहां पे रेलवेज नहीं पहुंच पाती। पटरियों को डालने के लिए थोड़ी चौड़ाई तो चाहिए, और पटरी जहां तक डाली उसके बगल में और कुछ जमीन छोड़नी पड़ती है। ये सिद्धांत होता है पटरी डालने का। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ आपने एक पटरी डाली और इसके ठीक बगल से दूसरी पटरी डाल दे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा डिस्टेंस तो एटलीस्ट एक मिनिमम बेयर डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। तो जैसे पहाड़ों पर गोल 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 सड़कें हैं, पतली पतली जो पगडंडियां है, वहां पे आप कैसे डालेंगे, ठीक है, रेलवे पटरी। तो रेलवेज जो है वो हर जगह नहीं जा सकते, बट रोडवेज हर जगह जा सकते हैं, इवन ऑन हायर ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, साथ ही साथ रोड्स प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। अगर आपको अपने घर से मेरे घर पे आना है, या मुझे अपने घर से आपके घर पे जाना है, तो मैं अपने घर से गाड़ी पे बैठ करके, कोई ना कोई सड़क तो होगी जो आपके घर के पास आती होगी, मैं अपने शहर से निकल के, अपने राज्य से निकल के हाईवे पकड़ के आपके स्टेट में, फिर वो डिस्ट्रिक्ट हाईवे पकड़ करके, है ना, स्टेट हाईवे पकड़ के आपके डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट हाईवे पकड़ करके आपके गांव में या शहर में आ सकता हूँ, और सीधा आपके घर के बाहर अपनी गाड़ी ला के रोक सकता हूँ। तो डोर टू डोर सर्विस है, ये भी एक रीजन है वाई रोडवेज हैव एन एज ओवर रेलवेज। साथ ही साथ रोडवेज जो है दे एक्ट एज अ फीडर इंडस्ट्री या एज अ लिंकिंग इंडस्ट्री। अगर आपको कल को ट्रेन से कहीं जाना है तो रेलवे स्टेशन पे तो आप नहीं रहते, आपको आपके घर से निकल के रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, तो सड़क का इस्तेमाल करके जाएंगे, चाहे पैदल जाए या ऑटो टेम्पो से जाए, सड़क का ही इस्तेमाल करके जाएंगे। प्लस अगर कल को आपको फ्लाइट भी पकड़नी है तो एयरपोर्ट भी रोड से एयरपोर्ट जाओ, वहां से फ्लाइट पकड़ोगे। जहाज से भी कहीं जाना है तो घर से तो जहाज लेके नहीं निकलोगे, है ना, घर से आपको पोर्ट तक रोड के जरिए जाना पड़ेगा। तो रोडवेज जो है वो इंटरलिंक करते हैं, है ना, रोडवेज काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस रोडवेज जो है इसमें देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल दो तरीके का क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है मेटल्ड रोड्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, मेटल्ड रोड, अनमेटल्ड रोड। ठीक है, मेटल्ड रोड में आप ये कह सकते हो कि रोड मेटल्स यूज किए जाते हैं। रोड मेटल्स क्या होते हैं, रोड मेटल्स जैसे कि बिटुमेन कोल हो गया, ठीक है, रोड का मेटल। ठीक है, आप इसमें आयरन, कॉपर, निकल, है ना, ये सब मत समझिए। रोड का मेटल जैसे बिटुमेन कोल हो गया, ये सारी चीजें इसमें यूज की जाती है ना। जो मेटल रोड होता है, ये आप ये भी लिख सकते हो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है ना, स्मूथ होता है। ठीक है, अनमेटल्ड रोड में क्या प्रॉब्लम होती है कि इसमें रोड मेटल्स जो हैं, अनमेटल्ड रोड में रोड मेटल्स नहीं यूज होते हैं, कोई भी रोड मेटल नहीं यूज होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन ये काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, स्मूथ नहीं होते हैं। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी दे आर वेरी रफ और बहुत रग्ड सरफेस, उबड़ खाबड़ सरफेस होता है इनका। ठीक है, ये मोटा मोटी इन जनरल डिफरेंस है। ठीक है ना, यस। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ये काफी अच्छे पॉइंट्स है लास्ट के दो, देखिए। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए तो रोडवेज बेस्ट है। आप अगर अपने दोस्त के मामी के घर, है ना, आप अगर अपने दोस्त के किसी रिश्तेदार के घर जो है ट्रेन से भी जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, तो आप सोचो कि कौन भाग इधर से स्टेशन जाएगा, फिर वहां से वो स्टेशन पे उतरेगा, फिर वो स्टेशन से उनके घर, ज्यादा डिस्टेंस नहीं। एक काम करते हैं, बस पकड़ के जाते हैं या अपना गाड़ी लेकर के जाते हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और कम लोग हैं, कम लगेज है, स्पेशली फॉर शॉर्टर डिस्टेंस रोडवेज आर ऑलवेज प्रेफर्ड। रेलवेज ट्रेन की यात्रा कब करते हैं, जैसे जब गांव जाना हो, थोड़ा दूर जाना है, तो लोग रोडवेज नहीं प्रेफर करते, रेलवेज प्रेफर करते हैं। बट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ट्रैवलिंग विद फ्यूअर पीपल विद लेसर लगेज, यू ऑलवेज प्रेफर रोडवेज। ठीक है, ऑलराइट। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड बेस्ड अपॉन रॉ मटेरियल तो हमने देख लिया। इन जनरल क्लासिफिकेशन रोड्स का देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे।
ठीक है। तो प्रमुख तौर पे 6 जो है क्लासिफिकेशन है यहाँ पे रोड्स के इम्पोर्टेंट। 6 को समझने के लिए पहले आपको एक शॉर्टकट दे देता हूँ, उसके बाद एक एक करके 6 को समझते हैं। ठीक है, इसमें शॉर्टकट दिया जाता है एनएसजी। एनएसजी यानी कि आपको पता है एनएसजी कमांडोज जिन्होंने द फेमस ताज होटल ऑपरेशन में पार्ट लिया था। एनएसजी से पहले मार्कोस गए थे, ठीक है, और उन्होंने ऑपरेशन काफी हद तक संभाला था, बट अल्टीमेटली उसको फिनिश एनएसजी ने किया। ठीक है, अगेन एनएसजी जो है एनएसजी बर्ड, इनफैक्ट बर्ड विदाउट अ आई, सो एनएसजी बीआरडी, बॉर्डर रोड का बीआरडी, तुम कैसे भी बीआरडी याद रखो, या डॉक्टर है ना बीआरडी, या कई लोग ऐसा करते हैं सर हमें एनएसजी डीआरबी याद रहता है, तो जैसे डीआरबी यानी कि डीआर डॉक्टर, बीआर मतलब बी से बाबा साहेब अम्बेडकर, ऐसा हम कुछ बना लेते हैं, अपने हिसाब से बना लो। मेरे हिसाब से एनएसजी बीआरडी सही शॉर्टकट है। ठीक है, एनएसजी बीआरडी किस तरीके से काम करता है, एनएसजी बीआरडी, सो एनएसजी, एन फॉर वी से नेशनल हाईवेज, एच डब्ल्यू यानी कि हाईवेज, एस यानी कि स्टेट हाईवेज, जी यानी कि जी से क्या था यार, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जी से याद नहीं आ रहा, हाँ जी से सबसे फेमस अपना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो सबसे पहले जिसको पढ़ रहे हैं। बी से आपका बॉर्डर रोड्स, आर से आपके रूरल रोड्स, और डी से आपके डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ठीक है, याद रखिएगा रूरल रोड्स को ये लोग अदर रोड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अदर रोड से लेकिन कोई इसको नहीं जानता, रूरल रोड ही इसका फेमस नेम है ना, रूरल रोड। ठीक है, तो अर्बन रोड कुछ होता नहीं है, रूरल रोड ही होता है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, बॉर्डर रोड, एनएस, रूरल रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है, सो एनएसजी बीआरडी से हमने इसको देखा। ठीक है, अब मोटा मोटी मैं आपको एक एक लाइन में बता देता हूँ कौन सी सड़क क्या करती है, ऐसे तो डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इट्स अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, 6 लेन सुपर हाईवे है। क्या होता है इसमें, 6 लेन का हाईवे नहीं है साहब, ये सुपर हाईवे है। ठीक है, एच डब्ल्यू यानी कि हाईवे, याद रखिएगा, 6 लेन का सुपर हाईवे है। ठीक है, ये 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और वापस दिल्ली है ना, तो ऐसे 4 होके वापस ज्वाइन करना होता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड दिल्ली। तुम ये मत लिखना, तुम ये लिखना 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, उनको आपस में कनेक्ट करता है बाय 6 लेन सुपर हाईवे। ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है इससे जुड़े होते हैं, वो श्रीनगर को कनेक्ट करते हैं कन्याकुमारी से, ईस्ट वेस्ट में सिलचर कनेक्ट होता है पोरबंदर से। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर कभी कभी अलग से 2 मार्क या 3 मार्क में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसमें 2-3 पॉइंट्स आने चाहिए। बाकी रूरल रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, इनके बारे में इतना मत समझिए। एक और सवाल जो सीबीएसई बोर्ड पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जैसे कौन सी अथॉरिटी है जो इस हाईवे को या इस रोड को रेगुलेट या मेंटेन करती है। जैसे फॉर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आई रिमेंबर इट इज एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक समय पे सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन थे, जबरदस्त संभावना है कि अभी ऑब्जेक्टिव्स में वो दोबारा आपसे पूछ ले कि विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, नेशनल हाईवे एक्टिविजेशन इंडस्ट्री है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इजराइल, वो कोई भी ऑप्शन दे देंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एनएचएआई वो बॉडी है। ऐसे आपको सभी की बॉडीज का नाम पता होना चाहिए। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में देखिए 4 मेजर सिटीज, कई लोग इसमें ये सोचते हैं कि नहीं दिल्ली के बाद कोलकाता लिखा है, तो मैं जिस ऑर्डर में इसमें नाम लिखा है उसी ऑर्डर में नाम लिखूंगा, बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, सिंपल रखिए अपने मन से, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, इट कनेक्ट्स द 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया। इट इज अ मेजर 6 लेन सुपर हाईवे, इट इज अ नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलाती है, तो नेशनल हाईवे में भी बहुत प्रीमियम हाईवे है नेशनल। इट इज अ मेजर नेशनल हाईवे, यू नो, इट इज अ मेजर नेशनल 6 लेन सुपर हाईवे, हाईवे नहीं, सुपर हाईवे, मैन नहीं है, सुपरमैन है। इट इज अ it is a major, you know, 6 lane super highway. It connects the 4 major metropolitan cities of India, Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata together. ठीक है, plus it also connects the north and south regions and the east and west regions of India respectively. It connects Jammu and Kashmir with Kanyakumari and Assam with
गुजरात, सॉरी, एंड अरुणाचल प्रदेश विद गुजरात, है ना। सिलचर जो अरुणाचल प्रदेश है उसको कनेक्ट करता है पोरबंदर गुजरात से। उतना ज्यादा स्पेसिफिक ना भी हो सिलचर पोरबंदर, तो इतना याद रखिएगा, अच्छा खासा 6 लेन का सुपर हाईवे है, ठीक है। 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है, इनके बीच का टाइम और डिस्टेंस कम करना, ट्रैवलिंग टाइम और डिस्टेंस कम करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। किन के बीच का? 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बीच का, ठीक है। साथ ही साथ नॉर्थ से साउथ में भी ये फैला हुआ है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर को, है ना, आप कह सकते हो तमिलनाडु से, और फिर अरुणाचल प्रदेश को गुजरात से कनेक्ट करता है, ठीक है ना। ये इसको ऑथराइज या इसको रेगुलेट या मेंटेन कौन करती है? NHAI, ऑलराइट, NHAI ही रेगुलेट या मेंटेन करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ, नेशनल हाईवेज देखते हैं, उसके बाद स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर रोड्स यानी कि रूरल रोड्स, और उसके बाद बॉर्डर रोड्स भी देखेंगे। नेशनल हाईवेज लिंक ऑल मेजर सिटीज ऑफ एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये यहाँ लोगों को थोड़ा सा, है ना, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। नेशनल हाईवे में ये याद रखिएगा, द नेशनल हाईवे 7 बिटवीन वाराणसी एंड कन्याकुमारी इज द लार्जेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। एक NH7 है आपका, ये ऑब्जेक्टिव में वो आपसे पूछ सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट नेशनल हाईवे, तो NH7 इज द लार्जेस्ट नेशनल हाईवे। ये किसको कनेक्ट करता है? वाराणसी को, काशी को, बम बम बोल रहा है काशी, काशी से कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। सी, काशी इज फार इन नॉर्थ उत्तर प्रदेश, कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, तो वहां से वहां तक एक हाईवे जो जा रहा है वो NH7 जा रहा है। सो इट इज द लॉन्गेस्ट हाईवे, इट इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे दैट इंडिया हैज, ठीक है। इससे पहले कि आप और आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट बता देता हूँ हर किसी के बारे में कि हर कोई सड़क करती क्या है, ठीक है। देखिए, जब हम बात करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलैटरल की, तो आपको मोटा मोटी इतना पता है कि ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया, या फिलहाल के लिए मैं मेट्रोपॉलिटन नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ 4 मेजर सिटीज ऑफ इंडिया को कनेक्ट करता है। इसका कई बार वो ये भी पूछते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि ट्रैवलिंग टाइम और डिस्टेंस बिटवीन दीज 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल कनेक्ट्स 4 मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूं बाकी लोग करते क्या है, ठीक है। जैसे नेशनल हाईवे, उसके बाद आपके पास है स्टेट हाईवे, समझिए। देखिए, नेशनल हाईवे क्या करता है? नेशनल हाईवे यानी कि वो इट कनेक्ट्स वेरियस स्टेट्स टुगेदर, है ना। ये अलग अलग स्टेट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता है, ठीक है। जैसे अगर आपको गुजरात से मध्य प्रदेश आना है या मध्य प्रदेश से पंजाब जाना है, तो वो जो हाईवेज आप पकड़ते हैं वो नेशनल हाईवेज ही होते हैं, ठीक है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन है? वो NH7, NH7 जो उत्तर प्रदेश को कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु से, यानी कि वाराणसी को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे, अब उत्तर प्रदेश अपने आप में अलग स्टेट है, तमिलनाडु अपने आप में अलग स्टेट है, जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट को से कनेक्ट कर रहा है वो वही तो नेशनल हाईवे, कनेक्ट्स वेरियस स्टेट्स टुगेदर। स्टेट हाईवे क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होगा देखना, कनेक्ट स्टेट कैपिटल, connects state capital with various districts of the same state। ये भी समझना कई स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट ये तो मैं बहुत सिंपल लाइंस में और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, बुक में इसी चीज को बहुत कॉम्प्लिकेट करके लिखा है, लेकिन आप समझ जाइए। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है, साथ ही साथ जब चारों को कनेक्ट करता है तो रास्ते में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को भी कनेक्ट कर देता है, यानी कि ये कश्मीर से कन्याकुमारी और सिलचर अरुणाचल प्रदेश टू पोरबंदर गुजरात गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है। मेजर इसका ऑब्जेक्टिव है 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में कनेक्ट करना, उनके बीच का ट्रैवलिंग टाइम और डिस्टेंस कम करना। नेशनल हाईवे अलग अलग स्टेट्स को जोड़ता है। स्टेट हाईवे क्या करता है, आपके स्टेट का जो भी कैपिटल है, जैसे मध्य प्रदेश में तो भोपाल को वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जोड़ देगा, जैसे पटना हो गया, ठीक है, पटना को वो जोड़ देगा मुजफ्फरपुर से, पटना को वो जोड़ देंगे आप कह सकते हो बोधगया से, है ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पटना को वो लोग जोड़ देंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ को वो जोड़ देंगे, वाराणसी से लखनऊ को जोड़ देंगे, प्रयागराज से, है ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जोड़ देंगे, ठीक है। ये स्टेट हाईवे करता है, एक ही स्टेट के अंदर होता है, स्टेट के कैपिटल को जो मेजर नहीं, सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है छोटे बड़े, स्टेट के कैपिटल को और आपके राज्य की राजधानी को हर एक डिस्ट्रिक्ट से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो जाता है स्टेट हाईवे।
इसके बाद स्टूडेंट्स को हमें बताना होता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होते हैं। तो सर ये तो इसने स्टेट कैपिटल और डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर दिया है, तो स्टेट हाईवे हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है? डिस्ट्रिक्ट रोड बेटा डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है विथ वेरियस सिटीज एंड टाउन्स ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट, है ना। सेम डिस्ट्रिक्ट के सिटीज और टाउन से कनेक्ट करता है, ठीक है। याद रखिएगा स्टेट हाईवे क्या करता है, एक ही स्टेट के अंदर ट्रेवल करता है। महाराष्ट्र का स्टेट हाईवे कभी भी गुजरात नहीं जाएगा, वो जाता है तो नेशनल हाईवे बन जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH7, NH7, इट कनेक्ट्स वाराणसी टू कन्याकुमारी साहब, सही है, ठीक है। स्टेट हाईवेज कनेक्ट स्टेट कैपिटल को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सेम स्टेट से कनेक्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट रोड किसी एक डिस्ट्रिक्ट को उस डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले जो भी शहर हैं, जैसे अब मानो कि कोई एग्जांपल दे तो जैसे पता नहीं कोई एग्जांपल है मन में आ नहीं रहा है, जैसे मानो सहारनपुर एक जिला है मानो, ठीक है, या मानो गोरखपुर एक जिला है। तो गोरखपुर के अंदर तो और बहुत सारे आप कह सकते हो छोटे छोटे शहर आते होंगे, तो एक जिला को अलग अलग उसी जिला में पड़ने वाले अलग अलग, है ना। सो डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट्स अ डिस्ट्रिक्ट विद सेवरल सिटीज एंड टाउन्स ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। स्टेट हाईवे कनेक्ट स्टेट कैपिटल विद अदर districts of the same state. District roads connects the districts with the several cities and towns of the same district, ठीक है, ये district road करता है। ऑलराइट, उसके अलावा आपके पास है विलेज यानी कि रूरल रोड्स। तो ये क्या करते हैं, ये है ना मल्टीपल विलेजेस को, अलग अलग गांवों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मल्टीपल विलेजेस को, या ये क्या करते हैं, ये आप ये लिख कर सकते हो कि विलेजेस को सिटी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये रूरल रोड का काम है, ठीक है। 6 है, 1 2 3 4 5 हो गया। लास्ट में बॉर्डर रोड एक आता है जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है, ठीक है। ये सबसे सिंपल है बॉर्डर रोड्स जो हैं। और हाँ, आपको अथॉरिटी पता होनी चाहिए हर एक की, जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑलराइट, नेशनल हाईवे को, नेशनल और स्टेट हाईवे का सिंपल है, दोनों का PWD लिखना, लेकिन नेशनल हाईवे में CPWD लिख देना, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और सिर्फ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो नेशनल हाईवे CPWD, स्टेट हाईवे PWD, PWD CPWD, ठीक है। C यानी कि सेंट्रल, क्योंकि क्या हो गया, C यानी कि सेंट्रल, क्योंकि ये नेशनल हाईवे हो गया। डिस्ट्रिक्ट रोड कौन मेंटेन करता है, जिला पार्षद नहीं, जिला परिषद, जिला पार्षद जहां बैठता है, जिला परिषद। रूरल रोड कैसे मेंटेन होते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इनका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस होता है। और बॉर्डर रोड्स को तो ऑफ कोर्स BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। सर बॉर्डर रोड्स क्या होते हैं, दीज आर द रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, these are the roads which are used by common people, also they are sometimes used by military, these are the roads constructed near the border areas of India, ठीक है ना। बॉर्डर एरियाज में जो रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इन रोड्स का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होता है। सिविलियंस के साथ साथ कभी कभी मिलिट्री भी इन रोड्स का इस्तेमाल करती है। इन रोड्स को रेगुलेट, मेंटेन या इन रोड से जुड़ी सारी जिम्मेदारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के पास होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो NSG BRD, है ना, NSG BRD, इस तरीके से आप पूरी चीज जो है समझ सकते हैं। अगर यहां तक समझ गए तो आप अच्छा खासा क्लासिफिकेशन समझ गए। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ता है। नेशनल हाईवे अलग अलग स्टेट्स को, स्टेट हाईवे किसी एक स्टेट के कैपिटल को उस स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जोड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट हाईवे उस एक डिस्ट्रिक्ट को उस डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले अलग अलग सिटीज और टाउन से जोड़ेगा। रूरल रोड क्या करते हैं, रूरल रोड, है ना, अलग अलग छोटे छोटे गांव नहीं होते, छोटे छोटे गांवों को आपस में जोड़ना ग्रामीण सड़क योजना, है ना, रूरल रोड का काम है। प्लस कोई छोटा सा गांव है वो किसी शहर से अगर जुड़ा है तो वो भी रूरल रोड के अंदर आता है, ठीक है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, अगेन रोड्स
constructed near the border areas, roads of strategic importance, sometimes even used by military, maintained and regulated by the border roads organization, ऐसी चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका क्लासिफिकेशन अच्छा खासा हो गया है मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज इन इंडिया। यहां से वो अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाई रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि रोडवेज हैव एन एज ओवर रेलवेज, रोडवेज रेलवेज से बेटर है। हमने रोडवेज के अलग अलग एडवांटेजेस भी देखे, क्यों बेटर है। तो हमने देखा कि रोडवेज जो है डोर टू डोर सर्विस देते हैं, है ना, इट दे लिंक अदर वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विद ईच अदर। अगर मुझे ट्रेन पकड़नी भी है तो पहले सड़क का सहारा लेकर के रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। रोड्स का कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, रोड्स कैन रीच एवरीवेयर बट रेलवेज कैन नॉट रीच एवरीवेयर, ये सब हमने देखा। लेकिन इसके बावजूद रेलवेज प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्यों है? क्योंकि देखो रोडवेज लोग प्रेफर करते हैं जब शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल हो, पर जैसे ही लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल के बारे में बात आ जाती है, एवरीवन स्टार्ट्स प्रेफरिंग रेलवेज, ठीक है। रेलवेज आर द बेस्ट या दे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल। ऑलराइट, लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल में ये बेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या, जैसे कि हाँ, जैसे कि रेलवेज क्यों बेस्ट है? रेलवेज बेस्ट है अगर आपको लॉन्गर डिस्टेंस के साथ जाना है, अगर आपके पास मोर लगेज है, अगर आप काफ़ी लगेज लेकर के ट्रैवल कर रहे हैं और आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो रेलवेज आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। यू नो इट रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज, यानी कि जो लोग धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे, उसको पिलग्रिमेज कहते हैं, अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। इवन अगर सरकार को भी कोई सामान भेजना होता है ना, जैसे महाराष्ट्र से कुछ आयरन और स्टील जो है बिहार भेजना है, तो सरकार भी सड़क से नहीं भिजवाती है, खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, उतना एफिशिएंट भी नहीं होगा, हर जगह टोल भर भर के, सरकारी गाड़ी या टोल नहीं भी लगेगा फिर भी बहुत ज्यादा तितिमा होगा और बहुत ज्यादा आप नहीं, आपको कम से कम अगर 1 टन तो बहुत छोटा है देश के नजरिए से, पर 1 टन भी अगर आपको लोहा महाराष्ट्र से बिहार पहुंचाना है तो हजारों गाड़ियां लगेगी। लेकिन 1 टन है तो ट्रेन है तो 3-4 ट्रेन में हो जाएगा आराम से। ट्रेन है ना, 10-15 बोगी होगी, 2 बोगी और लगा के इंजन पावर बढ़ा के खिंचवा लेंगे, 17 बोगी डाल देंगे, है ना, मालगाड़ियों में भर भर के सामान भेज देंगे, एक बार में हो जाता है साहब। क्या आप गाड़ी से भेजेगा, 700-800 गाड़ी लेके आओ, उसका पैसा दो, पेट्रोल भराते रहो, कौन करेगा, है ना। तो रेलवे इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे ऑलवेज प्रेफर्ड फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, दे आर बेस्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, दे आर बेस्ट फॉर ट्रैवलिंग विद मोर लगेज, इवन दे आर बेस्ट फॉर कैरिंग गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंस है रेलवेज का, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो कि रेलवेज जो है ये काफी फास्ट और एफिशिएंट मींस है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन इंडिया, देखिए वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि जो रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है इट इज अफेक्टेड बाय फिजियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, एक्सप्लेन। तो जब हम बात करते हैं फिजियोग्राफिक फैक्टर्स की, यानी कि हम बात करते हैं फिजिकल फीचर्स की, कि कहीं पे पहाड़ है, कहीं पर नदी है, कहीं पे जंगल है, कहीं पे खाई है, तो आप कहीं पर भी तो पटरी नहीं डाल सकते। हवाई जहाज तो नहीं है कि एक बार उड़ गई तो नीचे चाहे पानी हो, समुद्र हो, कुछ नहीं, हम ऊपर से चले जाएंगे, नहीं, है ना। कोई पुष्पक विमान या कोई हवाई जहाज तो नहीं है। तो अब क्या है, रेलवे पटरी है, सड़क मतलब जमीन पे ही बिछाएंगे। अब कहीं पे बहुत ज्यादा पहाड़ है, कहीं पे बीच में नदी आ गई, पुल भी कितना बनाओगे। तुम्हारे देश में ऐसी माएँ है ना कि एक छोर से कभी गंगा माँ के किनारे जाना, एक छोर से दूसरा छोर दिखाई नहीं देता, चरम सीमा पे, वहां वहां क्या क्या तुम पुल बनाओगे वहां पे? अरे कोई पुल बना पाया है आज तक? पुल बना भी दोगे तो उसके बहाव को तुम नहीं रोक सकते, वो बहाव इतना तीव्र है, वो कभी ना कभी, आज नहीं तो 4 साल बाद वो बहा ले जाएगा, है ना। अरे समुद्र बहता नहीं है क्योंकि समुद्र अपार है, किंतु नदियां तो बहती रहती हैं। अरे इतना बेसिक डिफरेंस है ना, समुद्र में हलचल आती है, लहरें उठती हैं, पर समुद्र बहता थोड़ी है एक ही डायरेक्शन में, वो तो इधर उधर सब जगह जाता रहता है, पर नदी एक ही डायरेक्शन में बहती है। तो नदी के ऊपर कुछ भी बांधना बहुत मुश्किल है ना। तो नदी जब चौड़ी नहीं है तब तुम उसके ऊपर ब्रिज बना दो, लेकिन जैसे नदी चौड़ी हो गई तो तुम फिर तो किसी से ब्रिज नहीं बनेगा भाई, है ना। तो कहने का अर्थात तात्पर्य ये है मेरा कि फिजियोग्राफिक फीचर्स इफेक्ट करते हैं कि कहीं पे प्लेटो है, कहीं पे डेजर्ट्स हैं, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे रिवर्स हैं,
माउंटेन्स हैं, इसकी वजह से रेलवे, आप हर रेलवे लाइन हर जगह नहीं डाल सकते। प्लस इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, क्यों, पैसा सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है। जैसे मानो कहीं पे पहाड़ है, ठीक है, वहां पे मैं रेलवे लाइन डाल सकता हूं, लेकिन उसमें सुरंग खुदवाने में बहुत खर्चा लगेगा। या मानो कहीं पे थोड़ी सी खाई है, ठीक है, उसके ऊपर अगर ब्रिज कंस्ट्रक्ट करवाना है तो उसमें भी काफी पैसा लगेगा। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर सोच करके हम जो है तय करते हैं कि काम करते हैं, यहाँ ब्रिज कंस्ट्रक्ट नहीं कराते, घुमा करके या इस रास्ते को छोड़ देते हैं, बाकी रास्ते पहले बना लेते हैं, इसका बाद में सोचेंगे। तो रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं फिजियोग्राफिक और इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये हमेशा होता है, ठीक है। यहाँ लिखा भी है फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, वो आपसे पूछते हैं, ठीक है। ये हुबहू स्टेटमेंट उठा लेंगे वो, द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। फिजियोग्राफिक, फिजिकल, इकोनॉमिक, पैसा, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, वहां की सरकार का रवैया कैसा है। नहीं साहब, हमको तो सिर्फ बांग्लादेशियों को अपने देश में लाके राशन कार्ड और आधार कार्ड दे करके अपना वोट बैंक बढ़वाना है, तो वो वहां पे पटरी बिछाने पे ध्यान नहीं देंगे। वो ध्यान देंगे कि कैसे बीएसएफ वालों को चूना लगाए, कैसे जमीन से खुदवा करके दूसरे देश से अपने देश में लोग लेकर आए, वो उन सब चीजों के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप समझिएगा। ऑलराइट, इंपॉर्टेंस ऑफ पाइपलाइन इंडिया, सी पाइपलाइंस इज अ रिलेटिवली न्यूअर, है ना, इट इज अ न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये भी जमीन के ऊपर ही होता है, ठीक है, जमीन के ऊपर होता है। यानी कि हाँ, इससे मुझे याद आया, इस बात को ठीक से सुनिएगा। आपका जो एक बार मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा भी क्वेश्चन देखा था कि ज्योग्राफी में जो आपका चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, उसका जो फर्स्ट पेज है उस चैप्टर का, उस चैप्टर के वेरी फर्स्ट पेज पे एक फ्लो चार्ट दिया है, ठीक है, जिसमें वो फ्लो चार्ट भी वो एक बार एग्जामिनेशन में पूछा था। उस फ्लो चार्ट में लैंड, उसके नीचे तीन चीजें दी हैं, जमीन के थ्रू कौन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होता है, रेलवे जमीन पे है, रोडवेज जमीन पे है, पाइपलाइंस जमीन के अंदर है लेकिन जमीन से ही जुड़े हैं। तो लैंड में रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस दिए हैं, वाटर में इनलैंड, ओवरसीज दिया है, ठीक है, और एयरवेज में डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, और डोमेस्टिक में भी दो दिया है, पब्लिक अंडरटेकिंग, प्राइवेट एयरलाइन, ऐसा करके। तो एक बार मैंने एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखा था कि पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ था, बस वो जो एयरवेज था उसमें डोमेस्टिक, इंटरनेशनल में डोमेस्टिक के अंदर जो दो और कॉलम थे, है ना, पब्लिक और प्राइवेट, उसमें क्वेश्चन मार्क दे दिया था। तो वो फ्लो चार्ट देख लीजिएगा, वो भी कभी कभी वो आपसे पूछ सकते हैं, मोटा मोटी ऊपर से देख लीजिएगा, ठीक है। खैर, पाइपलाइन जो है रिलेटिवली थोड़ा नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, पहले नहीं था। पाइपलाइन में क्या है कि इसका इनिशियल कॉस्ट जो है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग डाउन द पाइपलाइन इज वेरी हाई, बट आफ्टर दैट द मेंटेनेंस, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज बेयरेबल, इट इज नॉट दैट हाई। इसका द कॉस्ट ऑफ लेइंग डाउन, या इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप कह सकते हो, द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ पाइपलाइन इज नॉट हाई, इट इज वेरी हाई। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी हाई है, लेकिन एक बार आपने डाल दिया फिर ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत मिनिमल, बहुत नॉमिनल सा है साहब, ठीक है। सो द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज वेरी हाई इन द केस ऑफ पाइपलाइंस, बट द मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी लो, ठीक है। न्यूअर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, अंडरग्राउंड फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अक्सर ये रिफाइनरीज में यूज किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि फर्टिलाइजर या केमिकल फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है। केमिकल्स को एकदम एनक्लोज पाइप में ही ट्रेवल करना पड़ता है, नहीं तो हवा में जाएंगे तो पता नहीं कहाँ किसके साथ रिएक्ट करते हैं, है ना। हवा में भी ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, अलग अलग प्रकार की गैसेस होती है। इसलिए डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि कोई सिरप या फिर कोई भी दवाई भी जो है, आप उसको बाहर मत छोड़िए, उसको पैक करके रखिए। कोई आम साधारण सा कफ सिरप भी है तो पीने के बाद खुला मत छोड़ दीजिए उसको, और ना ढक्कन बंद करके रखिए, ठीक है। खैर, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। इनफैक्ट बुक भी ये भी कहती है कि इवन सॉलिड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस इन द फॉर्म ऑफ स्लरी, है ना। सॉलिड का भी कीमा बना करके उसको तुम पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्लरी, ठीक है ना। ज्यादातर मैंने बताया नेचुरल गैस फील्ड में, केमिकल या फर्टिलाइजर फैक्ट्री या ऑयल रिफाइनरीज में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। सॉलिड कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू स्लरी एंड ये सब बेच सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन जो सीबीएसई डायरेक्ट पूछती है, जिसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, वो ये है कि विच आर द 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क्स ऑफ इंडिया। 3 इंपॉर्टेंट
पाइपलाइन नेटवर्क्स ऑफ इंडिया कौन से हैं? तो आपको एक आसाम से कानपुर उत्तर प्रदेश, एक गुजरात से जलंधर पंजाब, एक गुजरात से जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कैसे बताया था कि हम पता है कैसे करते थे, हम आसाम टू कानपुर, ठीक है, हम ऐसे ही लिख लेते थे यूपी यूपी, ठीक है ना, प्लस बीच में एक और था वो हमें याद नहीं आता था, ठीक है, तो हम ऐसे ही करते थे, ठीक है। यूपी से एक तो आएगा आसाम से, ठीक है, और एक आएगा गुजरात से, ठीक है। यहाँ ठीक से आपको दिख नहीं रहा होगा, माफ कीजिए, मैं देखता हूँ मुझे कहाँ जगह मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे जगह ज्यादा मिलेगी, वाटर ट्रांसपोर्ट बाद में आएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 यूपी 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 में एक आएगा आसाम से और एक आ रहा था गुजरात से, ठीक है ना। मुझे ठीक से याद तो नहीं आ रहा, लेकिन एक जो है वो, एक जो आ रहा था वो आ रहा था जगदीशपुर से, मेरे जगदीश जी के यहाँ से, और एक जो है वो आ रहा था कानपुर से, ठीक है। एक जो था वो जलंधर पंजाब में कहीं ना कहीं से जुड़ा था, कहाँ से जुड़ा था वो, पंजाब में जलंधर से कहीं ना कहीं जुड़ा था, इतना मुझे याद आ रहा है। अब ये कहाँ से आ रहा था पंजाब में तो देखते हैं, ठीक है। सलाया इन गुजरात, तो यहाँ गुजरात बहुत फेमस वर्ड है, ठीक है ना, ये भी गुजरात है, ये भी गुजरात है। तो हम कैसे याद रख सकते हैं, हम ऐसे इसको याद रख सकते हैं, अगर मैं सबको इरेज कर दूं, गुजरात गुजरात, यूपी यूपी, ठीक है। एक गुजरात से जो आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था, वो जगदीशपुर में था, ठीक है ना। दोबारा कोशिश करते हैं, कैसे हम करेंगे, गुजरात गुजरात, यूपी यूपी, नहीं 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 नहीं, गलती हो गई, गलती हो गई, दोबारा करते हैं, गुजरात गुजरात, और एक मुझे नहीं पता कहाँ से था, ठीक है। 1 2 3 नेटवर्क, एक यूपी था और तीसरा वाला भी यूपी था। एक गुजरात से पंजाब जाता है, मुझे पता है, दोनों गुजरात वाले यूपी नहीं जाते, एक गुजरात से यूपी जाता है पक्का, ठीक है, मेरे ख्याल से कानपुर वाला, और एक गुजरात से पक्का पंजाब जाता है, वो कौन है, वो है जलंधर वाला, ठीक है। और एक आसाम से आ रहा था, याद आया, एक आसाम से यूपी जाता है, यूपी में कहा जाता है मेरे जगदीशपुर के यहाँ, मेरे जगदीश जी के यहाँ। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, 3 नेटवर्क्स हैं, फर्स्ट में गुजरात लिखो, सेकंड में गुजरात लिखो, है ना, और फर्स्ट में यूपी लिखो और थर्ड में यूपी लिखो, ठीक है। और याद रखना गुजरात से यूपी, यूपी हो गया, एक नेटवर्क जाता था पंजाब में, तो पंजाब में जलंधर, ठीक है, एक, और ये यूपी में कहाँ से, ये गुजरात से जाता था यूपी में कानपुर, और ये जाता था मेरे जगदीश जी के यहाँ जगदीशपुर, और जगदीशपुर कहाँ से जाता है तो मुझे याद आएगा आसाम से जाता है। देखिए इसमें आपको याद नहीं करना होता, एक बार देख लीजिएगा कि 3 ही मेजर स्टेट्स है, गुजरात आसाम उत्तर प्रदेश, इन्हीं तीनों के बीच में आपको खेलना है, ठीक है। एक बार आपने सेटिंग बैठा ली ना कि नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 क्वेश्चन मार्क, है ना, नंबर 1 यूपी, नंबर 3 यूपी, फिर उसके बाद बाकी चीजें जो है अपने आप बैठ जाएंगी। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क्स ऑफ इंडिया, इसे देख लीजिएगा, ऑलराइट। बस इससे ज्यादा क्या समझना है, बाकी वो ऑयल फील्ड हो या गैस पाइपलाइन हो उतना मैं उसको जरूरी नहीं मानता, फिर भी आपकी इच्छा, आप देख सकते हैं अच्छे से एक बार। वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ कोर्स द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इससे सस्ता क्या हो सकता है, सो इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑलराइट। वाटर ट्रांसपोर्ट में यही याद रखना, मेन की चीपेस्ट है, प्लस एक और नेशनल वाटरवे, जैसे नेशनल हाईवे में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन है, जो बम बम काशी, जो काशी को कनेक्ट करता है कन्याकुमारी से,
है ना। वाराणसी लिखा है, वाराणसी तो काशी है, मैं काशी लिख दूंगा, क से काशी, क से कन्याकुमारी। द बिगेस्ट या द लार्जेस्ट नेशनल हाईवे इज दैट वन विच कनेक्ट्स काशी या वाराणसी टू कन्याकुमारी। जो जैसे सबसे बड़ा नेशनल हाईवे काशी और कन्याकुमारी के बीच है, वैसे सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे ये भी वो तुमसे पूछते हैं, तो ये नंबर 1 वाला है ना, माँ गंगा का बिटवीन प्रयागराज, ठीक है, बिटवीन प्रयागराज एंड हल्दिया, ठीक है, प्रयागराज एंड हल्दिया के बीच में जो है आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना इलाहाबाद उसका पुराना नाम है, प्रयागराज नाम आपको यूज करना है। क्यों नहीं यूज करोगे तो ही मोरलेस टीचर अच्छा है तो मार्क्स मिलेगा, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि बोर्ड में कभी कभी इसके लिए भी नंबर काट लेते हैं। जैसे स्टूडेंट 90 क्रॉस करता है उसका पेपर दूसरे एग्जामिनर को दिया जाता है, एक फैक्ट है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, और फिर वो थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं, तो ऐसी मिस्टेक्स के लिए भी मार्क्स कटते हैं। जैसे मुझे आज भी याद है कि पिछले साल ही एक स्टूडेंट ने क्या किया था कि कुछ स्टेट्स ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन था, तो उसने जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेट के तौर पे मेंशन कर दिया था, जबकि आज आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। तो आपका एक स्टेट कम हो गया एक तरीके से, अगर आप देखोगे तो आप समझ रहे हो ना, तो थोड़ा सा फैक्चुअली करेक्ट रखने की कोशिश कीजिए अपने आप को। सो प्रयागराज और हल्दिया, ठीक है ना, इट द माँ गंगा रिवर बिटवीन प्रयागराज एंड हल्दिया, उसके ऊपर सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे है, वही सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे है, ठीक है ना। बाकी फिर ब्रह्मपुत्र रिवर या वेस्ट कोस्ट कैनाल जो है उस पर इतना ध्यान मत दीजिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में चीपेस्ट है, ये सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है, सबसे ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, सो यू कैन से इट इज द चीपेस्ट, इट इज फ्यूल एफिशिएंट, ज्यादा फ्यूल भी नहीं लगता है, पानी की लहरें अपने आप भी थोड़ा हेल्प करती है, ठीक है। यू कैन से दैट इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये सारी चीजें हैं। प्लस द लार्जेस्ट नेशनल वाटरवे इज द माँ गंगा वाटरवे बिटवीन क्या था, प्रयागराज एंड हल्दिया, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ऑलराइट, अरे समझ रहे हो ना, अरे हाँ ये ना, चलो बढ़िया। ये मेजर सी पोर्ट्स है, ये मैप वर्क में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कांडला मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आसपास है, ठीक है। कोलकाता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट, ये जो है ये लोग भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट, ये भी आसपास है। यानी कि मैप वर्क में यहाँ मुंबई है तो इसके ठीक नीचे आपका होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। मैप वर्क में अगर यहाँ पे कलकत्ता है तो उसके ठीक नीचे होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट, काफी आमने आसपास है ये, ठीक है ना। कांडला पोर्ट जो है फर्स्ट पोर्ट था विच वॉज डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद आपको पता है ये 3 देश हो गए थे, है ना, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, भारत, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है ना। स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर कहते हैं सर पाकिस्तान इतना छोटा है, अरे हमने उनको बांग्लादेश भी दिया था। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। हाल ही में खबर ये आई थी कि बांग्लादेश की जीडीपी भारत से ज्यादा हो गई, तो कई लोगों ने उसका बहुत बखान किया। हालांकि जीडीपी और इकोनॉमी में फर्क होता है। जीडीपी मतलब कि आपके देश में मानो कोई रोजगार नहीं है, ठीक है ना। जीडीपी क्या होता है, आपके देश में प्रोडक्शन कितना हो रहा है। अब बांग्लादेश की जीडीपी भारत से ज्यादा है, इसका ये मतलब थोड़ी कि बांग्लादेश में उन्होंने वैक्सीन बनाई, या बांग्लादेश में टाटा जैसी कोई कंपनी रेंज रोवर और लैंड रोवर बना रही है, या जियो जैसी कोई कंपनी 5G टावर्स प्रोड्यूस कर रही है, ऐसा नहीं था। बांग्लादेश में तो अब गरीबी तो है ही, है ना, पॉवर्टी रेशियो ज्यादा है इंडिया से, तो वहां लोग घर बैठ के, वहां जूट बहुत है, रस्सी बना रहे हैं, गोनी बैग बना रहे हैं, कोई आम उगा रहा है, आम बहुत फेमस है वहां के, है ना। वहां ढाकेश्वरी माता का बहुत पुराना मंदिर आज भी वहां पर है, उसके नाम पर उस जगह का नाम ढाका पड़ा है, ठीक है। जैसे बंबई में बंबा देवी है ना, वैसे वहां ढाकेश्वरी माता का, कभी गूगल पे सर्च करना, अभी नहीं बाद में, वहां लोकल तुम ही लोग थे पहले से, ठीक है, इंडिया का ही वो पार्ट था, इतनी नॉलेज तो तुमको होगी। अब हुआ क्या वहां पे, ठीक है, अब हुआ ये साहब की प्रोडक्शन वहां काफी ज्यादा होने लगा, घर बैठे कुछ काम, तो अब जिस बंदे के पास रोजगार नहीं है वो घर बैठ के कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही ना, तो जीडीपी बढ़ गई वहां पे, क्योंकि प्रोडक्शन एकाएक काफी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की 3/4, नेशनलिज्म इन इंडिया में तुमने पढ़ा है, 3/4 जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बांग्लादेश में थी। वो जैसे बंगाल आज जितना बड़ा है उससे काफी बड़ा, वो पूरा बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में ही आता था। अब हुआ ये एकाएक कि तुमने इतना
क्रीम लेयर 3/4 जूट इंडस्ट्री एकाएक बांग्लादेश को, यानी कि उस समय पाकिस्तान को मिल गई, ईस्ट पाकिस्तान के नाम पे। तुम्हारे पास गिनी चुनी 1/4 जो हुगली नदी के उस पार थी, वो 1/4 कुछ इंडस्ट्रीज तुम्हारे यहाँ बच गई, जो साहब सब चली गई। इट वॉज अ वेरी बैड एंड वेरी ट्रेजिक एक्सीडेंट, है ना। लोग अक्सर कहते हैं द टू नेशन थ्योरी। सर आई विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, आई से इट एज अ थ्री नेशन थ्योरी, बिकॉज अल्टीमेटली देखा जाए तो आज के सिनेरियो में 3 देश उभरे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है ना। अफगानिस्तान के बारे में तो हम बात भी नहीं करना चाहते, खैर, है ना। तुम यहां ध्यान दो, ठीक है। अफगानिस्तान में एक पर्वत है जिसको कहते हैं हिंदू कुश पर्वत, है ना, यानी कि द किलर ऑफ हिंदूज। वहां पे उस अफगानिस्तान को जीतने के लिए उन्होंने इतने लोगों को मार दिया, ठीक है, कि उस पर्वत का नाम उन्होंने गर्व से हिंदू कुश पर्वत रखा। आप समझिएगा इन सब बातों को। कभी कहने का तात्पर्य यह है कि आप ये समझिए कि बांग्लादेश जो है, ठीक है, बांग्लादेश या वेस्ट बंगाल के, जैसे हम बात कर रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट और कोलकाता पोर्ट आमने सामने। जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे से पहले कराची और लाहौर भी हमारे पास था, तो कराची पोर्ट और मुंबई पोर्ट ये 2 बहुत फेमस पोर्ट थे भारत में। लेकिन जैसे पार्टीशन हो गया, कराची चला गया पाकिस्तान में। अब कराची पाकिस्तान में चला गया तो कराची पोर्ट भारत का नहीं है, तो पूरा बोझ भारत का मुंबई पोर्ट पे आ गया। पहले मुंबई और कराची पोर्ट दोनों ट्रेडिंग के लिए यूज होते थे, अब पूरा बोझ सिर्फ आ गया मुंबई पोर्ट पे। तो मुंबई पोर्ट ने क्या किया, अब उसने अपनी सपोर्ट के लिए, भारत सरकार ने मुंबई पोर्ट की कमर ना तोड़ दो, सब उस पे चढ़ के, अब एक जो सपोर्टिंग पोर्ट था वो तो चला गया, कराची पोर्ट पाकिस्तान में। इसलिए उन्होंने कांडला पोर्ट जो है डेवलप किया, ठीक है, टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट। कांडला क्या है, टाइडल पोर्ट है, ठीक है ना। कर को पूछते हैं विच पोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट, तो आप लिख सकते हो कि आफ्टर पार्टीशन कराची वेंट टू पाकिस्तान, सो टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग ऑन मुंबई पोर्ट द कांडला पोर्ट वॉज क्रिएटेड और कंस्ट्रक्टेड। मुंबई इट इज द बिगेस्ट पोर्ट, सबसे नेचुरल वेल शेल्टर्ड है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है टू डीकंजेस्ट, कि मुंबई में ही सब डीकंजेस्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा उसके ठीक बगल में एक पोर्ट, देखो सपोर्ट करने के लिए नहीं बनाया, सपोर्ट करने के लिए तो कांडला पोर्ट ही था, बस उसका थोड़ा क्राउड यहां पर भी आ जाए, इसलिए जैसे यहां मुंबई पोर्ट है तो उसके ठीक पास में एकदम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया। सेम कोलकाता पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए यहां कोलकाता पोर्ट है तो उसके ठीक पार्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट बनाया, है ना, सपोर्ट करने के लिए नहीं, डीकंजेस्ट करने के लिए। मरमागांव पोर्ट, ये मटना गांव गलत लिखा है, मरमागांव पोर्ट जो है इंपॉर्टेंट पोर्ट है। प्रीमियर आयन और एक्सपोर्टिंग, भारत की भूमि में लोहा बहुत है, हम जो भी आयन एक्सपोर्ट करते हैं विदेश में ज्यादातर 90% इसी पोर्ट से करते हैं, ठीक है ना। 90% मैंने गलत कहा, अबाउट 50%, यानी कि आधे से ज्यादा या करीब आधा। इट इज द प्रीमियर आयन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया। न्यू मैंगलोर पोर्ट, इट एक्सपोर्ट आयन और फ्रॉम कुंद्रेमुख माइंस, ठीक है, वहां से आयन और एक्सपोर्ट करता है। कोची, ठीक है, पोर्ट है एक। तूतीकोरिन नेचुरल हार्बर, इट ट्रेड्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गोस, इतना मत समझो। चेन्नई का ही पुराना नाम मद्रास था, तो कल को मद्रास पोर्ट लोकेट करने के लिए बोलेंगे तो चेन्नई में ही लोकेट करना, ठीक है ना। इट इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, ये याद रख लेना। मेरे हिसाब से चेन्नई पोर्ट इंपॉर्टेंट है, कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, मरमागांव पोर्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीमियर आयन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है ना। चेन्नई या मद्रास पोर्ट ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, ठीक है। पारादीप पोर्ट, वो मतलब मैं बोलूंगा 10 में से 5 बार तो पूछते ही है पारादीप पोर्ट लोकेट करने के लिए। इट इज लोकेटेड इन उड़ीसा, इट स्पेशलाइजेस इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। सबसे ज्यादा प्रीमियर तो मरमागांव पोर्ट ही है, जहां से मोर देन 50% आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है, पर ये भी काफी फेमस है इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एयरवेज का क्या है साहब, आपको पता है, फास्टेस्ट है ना, मोस्ट कंफर्टेबल है, मोस्ट प्रेस्टिजियस है। एक सोशल स्टेटस की भी बात होती है, लोग फ्लाइट में जाते हैं तो स्टेटस डालते हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, क्यों भाई, बहुत डालना भी चाहिए। फ्लाइट्स में भी अगर आप मुझसे पूछे तो सबसे टॉप पे अभी एयर इंडिया है, पहले भी थी आज भी है, ठीक है। लोग कहते होंगे कि एयर इंडिया तो सरकारी फ्लाइट थी पहले, उनकी सर्विस उतनी अच्छी नहीं है। सच तो वो है कि वो लोग एयर इंडिया की टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एयर इंडिया इंडिगो, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज या इवन विस्तारा, इन सबसे प्रीमियम सर्विस ही देती है। विस्तारा आप कह सकते हो, विस्तारा भी टाटा का ही है, और अब तो एयर इंडिया भी टाटा एंड सन्स का या टाटा का ही है।
तो विस्तारा आप कह सकते हो कि इट कैन कम क्लोज टू एयर इंडिया, क्योंकि दोनों प्रीमियम एयरलाइन है। बाकी अब तुमको अगर 2-2,500 रुपए में कहीं से कहीं जाना है तो देखिए साहब, इसमें कोई परेशानी नहीं है, पैसे का महत्व हम समझते हैं। लेकिन अगर आप हमसे पूछे कि बेस्ट सर्विस किसकी है, तो बेस्ट सर्विस गोस टू एयर इंडिया, है ना। एयर इंडिया की फ्लाइट्स जो हैं वो अक्सर इंटरनेशनल टर्मिनल से टेक ओवर करती हैं, तो आप विदेशियों से मिल सकते हो। ऑफकोर्स एयर इंडिया की फ्लाइट, जो लोग भारत पहली बार घूमने आते हैं, अगर आप दिल्ली से बॉम्बे वाली फ्लाइट पकड़ेंगे या बॉम्बे से दिल्ली वाली फ्लाइट पकड़ेंगे, तो बहुत बहुत आम बात होगी कि एयर इंडिया की फ्लाइट में आपको, आपकी फ्लाइट में आसपास कोई ना कोई फॉरेन टूरिस्ट दिख जाए, क्योंकि है ना, क्योंकि ये काफी प्रेस्टिजियस फ्लाइट है, ठीक है। इसमें मील्स होती हैं, तो अब क्योंकि खाना पीना दिया जाता है तो फ्लाइट का कॉस्ट जो है थोड़ा सा महंगा हो जाता है, ठीक है। बाकी इंडिगो की सर्विस भी बहुत अच्छी है, उसमें अगर आपको मिल, लेकिन उसमें प्रीमियम इकोनॉमी या फिर बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास कुछ नहीं है, सब इकोनॉमी क्लास ही है। सब लाइन से एक के एक कुर्सी ठोक दी है, वो सब लाइन से उसी में बैठते हैं। और अगर आपको उसमें भोजन चाहिए तो ऑफकोर्स वो कार्ड मशीन लेकर के घूमते हैं, आप स्कैन करके तो नेट तो वहां चलता नहीं है, तो आप कार्ड से पेमेंट करके आप जो है पे करके कुछ भी मंगा सकते हैं, वो भी मिलेगा, ठीक है। बाकी एयर इंडिया में आपको खाना हो या ना हो, कॉम्प्लीमेंट्री मील मिलता ही है। जैसे आप राजधानी में जाते हैं या दुरंतो में जाते हैं, या आप कभी तेजस एक्सप्रेस में जाएंगे या शताब्दी एक्सप्रेस में जाएंगे या वंदे भारत एक्सप्रेस में जाएंगे। वंदे भारत काफी कमाल की ट्रेन है, हाल ही में मुझे सौभाग्य मिला था माता जी के साथ, ठीक है, दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने का वंदे भारत में, ठीक है। तो इन ट्रेन में कॉम्प्लीमेंट्री मील मिलता है, तो ऑफकोर्स टिकट की प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। तो एयरवेज जो है मोस्ट प्रेस्टिजियस है। एयरवेज में भी जैसे एयर इंडिया काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस है, बाकी एयरवेज भी काफी प्रेस्टिजियस है, क्योंकि काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। इनफैक्ट अगर मैं कोई थर्ड टायर, है ना, कोई बहुत छोटी एयरलाइन का भी टिकट लूं तो भी मुझे कुछ ₹1,000 में पड़ेगा, कई ₹1,000 में भी पड़ सकता है, ठीक है। तो अक्सर एयरवेज को जो है एक प्रेस्टीज का सिंबल माना जाता है, आप इसको इस तरीके से समझिएगा, ठीक है। तो हाई माउंटेन्स होगा या किसी भी तरीके का टेरन हो, देखो हमने रेलवेज में पढ़ा था कि रेलवेज के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फिजियोग्राफिक यानी कि फिजिकल फीचर्स, ठीक है, कहीं पहाड़ है तो वहां नहीं, क्या नदी है तो कैसे बनाएंगे, है ना। लेकिन एयरवेज को कुछ इफेक्ट नहीं करता, नीचे ससुरा पहाड़ हो, नदी हो, रेगिस्तान हो, नीचे बच्चे नाच रहे हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से फ्लाइट चली जाएगी। अरे ट्रेनों में होता है कई बार, है ना। अब ट्रेनों में हम मानो कि कुछ लोगों को कोई बिल पसंद नहीं आया, मानो, तो पटरी पे लिट गए, नहीं नहीं ये कैसे, हम लोग जाते नहीं है दिल्ली में, वो हाईवे जाम कर देते हैं, कल को पटरी भी जाम कर सकते हैं, है ना, तो ट्रेन तो रुक जाएगी। लेकिन फ्लाइट एक बार टेक ऑफ हो गई तो दूसरे एयरपोर्ट पे रनवे पे बैठ गए तो नहीं उतरेगी, लेकिन है ना, बीच में तुम कुछ भी करो वो एयरवेज ऊपर से चली जाएगी, ठीक है। अच्छा है, ठीक है ना, समझ गए, यस। अरे हाँ, एयरवेज से ये याद आया, एक और क्वेश्चन वो ये पूछते हैं कि भारत में जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है ना, दो चीजें वो पूछते हैं। एक तो ये कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं भारत के, ठीक है, वहां पे एयरवेज इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है, क्योंकि देखो इसके दो कारण है। एक, नॉर्थ ईस्ट जो है वो फिजिकली बहुत डाइवर्स है, वो बहुत हाई रेनफॉल वाला रीजन है, बहुत बारिश होती है वहां पे, पहाड़ जंगल, वहां पे डेवलपमेंट इस तरह नहीं पहुंचा है कि जिस तरह आप कभी नॉर्थ ईस्ट में जाओगे ना, सिक्किम जाओगे, मेघालय जाओगे, त्रिपुरा जाओगे, अरुणाचल प्रदेश, वहां पे आपको काफी जंगल दिखेंगे, वहां पे आपको रेयरली कोई ढंग की सड़क दिखेगी, सच बता रहा हूं साहब, वहां डेवलपमेंट उतना नहीं पहुंचा है अभी तक। तो जंगल झाड़, तो वहां पे रेलवेज उतना, अरे रेलवे छोड़ो, रोडवेज भी उतना नहीं आया है, तो वहां पे एयर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। दो जंगल पार करके जमीन से कैसे जाओगे, प्लस वहां पे फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते हैं, काफी नदियां हैं नॉर्थ ईस्ट में, है ना, हाई रेनफॉल डेंसिटी का है, कई बार बाढ़ आ जाती है। तो भारत सरकार क्या करती है, वहां पे जानबूझकर अफोर्डेबल रेट्स में एयर सर्विस देती है कि जितने पैसे में आप स्लीपर क्लास में ट्रेन में ट्रेवल कर पाते हैं, उतने पैसे में आप हेलीकॉप्टर सर्विस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक एयर इंडिया की सर्विस है, एक और चीज जो वो पूछते हैं वो होती है पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस या पवन हंस सर्विस। पवन हंस सर्विस क्या करती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको पता है ना, डेवलपमेंट उतना नहीं है, तो नेचुरली बहुत अच्छे हैं, पर हर जगह पहाड़ दिखेंगे, जंगल दिखेंगे, है ना, झरने दिखेंगे। तो अब क्या है कि सड़क कहाँ बनाए झरने, पहाड़ और जंगल के बीच में, है ना,
पटरी कहाँ डाले, तो वो सब प्रॉब्लम होती है। अब क्या है कि लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अब क्या है कि वहां ट्रांसपोर्टेशन की बहुत समस्या है, रोड्स इतने हैं नहीं एक जगह से दूसरी जगह। तो पवन हंस जो है ये एयर इंडिया की सर्विस है। ये क्या करती है, ये जैसे तेल हो गया, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी पेट्रोल पंप होगा, तो पेट्रोल पंप को लगातार आपको ऑयल देना है, तो ऑयल कैसे देंगे, एयरलिफ्ट कराएंगे, ठीक है। हेलीकॉप्टर में कई बैरल तेल जो है वो लाद करके लैंड करेंगे सीधा कहाँ पे, पेट्रोल पंप के पास, पेट्रोल पंप को पेट्रोल दिया, छूमंतर निकल जाओ, ठीक है। फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, ऐसे करना कि ऑयल की सप्लाई को कि मेंटेन करके रखना कि नॉर्थ ईस्ट जैसे रीजन में जो थोड़ा वहां जहां पे ट्रांसपोर्टेशन इतना एफिशिएंट नहीं है, वहां पर भी कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंट कर पाए, तो वो कौन करता है, पवन हंस वाले करते हैं। एयर इंडिया की सर्विस है, एयर इंडिया इज अ गुड एजेंसी, ठीक है। पहले भारत सरकार चलाती थी, अब टाटा के पास, ये नहीं कह सकते कि बेच दिया है, पर उनके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि भारत सरकार कोई कंपनी लीज पर देती है, जैसे मानो 25 साल के लिए लीज पर दिया, तो 25 साल तक ही तुम ये कंपनी चला सकते हो, बाद में इस कंपनी भारत सरकार के पास ही आएगी, ठीक है। खैर, कम्युनिकेशन के बारे में देखो, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है, देयर आर टू मेजर कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। मेरा आपके साथ जो संवाद हो रहा है ये मास कम्युनिकेशन में आएगा। पर्सनल कम्युनिकेशन जैसे कि आप अपने दोस्त के साथ या अपने मित्र के साथ या अपनी माता पिता के साथ घर पे बात करते हो, या व्हाट्सएप पे किसी के साथ पर्सनल चैट कर रहे हो, तो पर्सनल लेवल पे पर्सनल कम्युनिकेशन 1 to 1, पर्सनल कम्युनिकेशन 1 to many इज मास कम्युनिकेशन, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल हैंडल्ड बाय इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, ठीक है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क। रोडवेज में हमने देखा था कि इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स। बहुत सारी सड़कें हैं हमारे पास, जितनी टोटल सड़कें हैं वो पूरी दुनिया में कुछ ही देश हैं, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट है। पर पोस्टल नेटवर्क के मामले में वन ऑफ द लार्जेस्ट नहीं, वी आर द लार्जेस्ट। इतना बड़ा और इतना डाइवर्स पोस्टल नेटवर्क किसी देश का नहीं है। आज भी आप भारत में किसी जंगल के गांव में चले जाओ, वहां पे अस्पताल खुला या ना हो, लेकिन उसके आसपास कोई डाकघर आपको दिख जाएगा, है ना। तो इतना डाइवर्स पोस्टल नेटवर्क किसी देश का नहीं है। वी हैव द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डाइवर्स पोस्टल नेटवर्क इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। अब ये कैसे मेल्स को सेग्रीगेट करता है, एक होता है फर्स्ट क्लास मेल, ठीक है, जो सिर्फ एयरलिफ्ट कराए जाते हैं, है ना। इनको एयरपोर्ट तक ले जाके, नो ट्रेन, नो ट्रक, नो टेम्पो, ओनली फ्लाइट, ये फर्स्ट क्लास मेल्स होते हैं, ठीक है, जो लैंड और एयर से, है ना, यानी कि जमीन से आप जाओगे भाई एयरपोर्ट पे, सिर्फ एयरलिफ्ट कराए जाते हैं। सेकेंड क्लास मेल जिसमें बुक, पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स होता है, दे आर कैरीड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। मतलब ये क्या है कि जैसे शिप से भेज दिया जा सकता है, या फिर शिप से मतलब विदेश नहीं, आप जैसे गुजरात से तमिलनाडु भी जहाज से मतलब पानी के जहाज से जा सकते हैं। तो या तो वाटरवेज से। फर्स्ट क्लास मेल को सिर्फ एयरलिफ्ट किया जाता है, हाँ एयरपोर्ट ले जाने तक तो जमीन से जाना पड़ेगा, पर फर्स्ट क्लास मेल सिर्फ एयरलिफ्ट होते हैं, ठीक है। सेकंड क्लास मेल जो है ये हमेशा जमीन से जाते हैं, चाहे रोड से जाए या पानी से जाए, ठीक है। अब यहां देखिए मास कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट, दे क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, they provide variety of programs in national, regional and local languages for various categories of people. The benefits of mass communication या the advantages of mass communication, you know, it does everything for the audience. It provides information to the audience, it warns the audience, it entertains the audience, सब चीजें करती हैं, ठीक है। ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन में इट ऑल्सो हेल्प्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे हेल्प करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग फार्मर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि नए नए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आज भी दूरदर्शन कभी कभी आप लगाओ तो दोपहर के समय में वहां पे खेती से जुड़े कुछ कार्यक्रम आते हैं, वो आप नहीं देखते होगे, आपको बोरिंग लगता होगा, लेकिन किसान देखता है कि कैसे इस फसल को करे। ये बहुत जरूरी होता है किसान के लिए, उसकी फसल उसकी संतान की तरह है, तो वो उसको देखकर समझते हैं कि हाँ, कि अगर बीज डालने के बाद मिट्टी को जोर से नहीं दबाना है ना, मिट्टी बस उसके ऊपर ढक के रख दो, है ना। तो ये बेसिक छोटी मोटी चीजों से भी आपके उत्पाद में मेजर डिफरेंस आ सकता है। तो ये सब क्या होता है, मास कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स हैं, ठीक है।
इंटरनेशनल ट्रेड, अब यहां से दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, एक इंटरनेशनल ट्रेड और एक होता है टूरिज्म एज अ ट्रेड। पहले इंटरनेशनल ट्रेड देखते हैं, ठीक है। ट्रेड मतलब क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इट इज द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन। सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन में मूवमेंट होना चाहिए गुड्स का, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल ट्रेड इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मैंने किसकी डेफिनेशन बताई, मैंने आपको डेफिनेशन बताई ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द सप्लाई लोकेशन टू द डिमांड लोकेशन। खैर वो छोड़ दीजिए। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, जो भी ट्रेड होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। याद रखिए नेशनल ट्रेड का ना जिक्र नहीं किया जा रहा, वरना बिटवीन टू और मोर स्टेट्स लिखते, पर इंटरनेशनल ट्रेड है तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, ठीक है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक बैरोमीटर, ठीक है। ये यहां से भी क्वेश्चन आता है, व्हाई इज इंटरनेशनल ट्रेड कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक बैरोमीटर, ये एक सवाल हो गया। दूसरा वो आपसे ये पूछते हैं, ये स्टेटमेंट हुबहू बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री लीड्स टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो, या सपोर्ट करो, या काउंटर करो कर सको तो। काउंटर तो नहीं पूछेंगे, सपोर्ट करने ही पूछेंगे, क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमिक बैरोमीटर, बैरोमीटर यानी कि आपके देश की इकोनॉमी मेजर करता है। क्यों? देखिए साहब, एक तो इसमें आप बैलेंस ऑफ ट्रेड मेंशन कर दो कि जो देश बहुत ज्यादा इंपोर्ट लेते बहुत ज्यादा है, देते बहुत कम है, वो देश जो है वो हमेशा दबे हुए रहेंगे, क्योंकि वो खरीद बहुत रहे हैं, बेच बहुत कम रहे हैं। उनके देश में बाहर से पैसा, मतलब माफ करना, खरीदने के लिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, उनके देश से दूसरों के पास पैसा जा रहा है, उनके पास बहुत कम पैसा आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि क्या, कि आपका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, आप बेच बहुत ज्यादा रहे हो, तो किसी को बेचोगे तो पैसा देगा, तो आपके देश में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है और बहुत थोड़ा पैसा आपके देश से बाहर जा रहा है, तो इकोनॉमिक बैरोमीटर तो है साहब, ठीक है। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, वाई ट्रेड इज द इंटरनेशनल ट्रेड इज द इकोनॉमिक बैरोमीटर, बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड कैन डिटरमाइन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, है ना। if you have unfavorable balance of trade, that means that a lot of money is going out of your country and a few of it is coming in. But if you have favorable balance of trade, that means that a lot of wealth is coming into your country and a very few of it is going out. तो इकोनॉमिक पैरामीटर तो है, पैसा मतलब मनी मतलब इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक पैरामीटर प्लस इंटरनेशनल ट्रेड से आपका डेवलपमेंट, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं वो भी पता चलता है। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री लीड्स टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इसमें भी वही फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। प्लस ये भी लिख सकते हो, इनकम अर्न फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर पार्ट ऑफ द नेट नेशनल इनकम, लार्ज इंटरनेशनल ट्रेड लीड्स टू रिवाइवल ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। क्यों एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लीड्स टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी? एक तो लिख दोगे फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड से जो इनकम होती है ये एक बहुत मेजर सोर्स है सरकार की कमाई का, दूसरा ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसकी वजह से आपके देश की इकोनॉमी अपलिफ्ट हो सकती है, आपके देश की इकोनॉमी सुधर सकती है अगर काफी आपको फायदा हो रहा है तो, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है ना। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म एज अ ट्रेड, है ना। या वाई टूरिज्म इज कंसिडर्ड एज अ ट्रेड, टूरिज्म को लोग आपके देश में घूमने आ रहे हैं, इसको व्यापार की तरह क्यों है? क्योंकि देखो वो जब लोग तुम्हारे देश में आ रहे हैं, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ये भाई ये इतना बड़ा हमने स्टैचू बना दिया है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उसके आसपास एक इकोनॉमिक हब बनेगा। ये कोई ताजमहल तो नहीं है ना कि आपने 50 रुपए की टिकट खरीदी और आप वहां गए और घूम करके आ गए। कभी ताजमहल जाओ, वहां कुछ नहीं है आसपास, है ना। एक चाय की दुकान भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुकान खोलो, पर देयर इज नथिंग मच ओवर देयर, वहां कोई इकोनॉमिक हब नहीं है उसके आसपास। पर जैसे अगर आप कोई मॉन्यूमेंट बनाते हैं और उसके आसपास इकोनॉमिक हब बनवाते हैं, बहुत सारे होटल्स बनवाते हैं, आप वहां बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉल्स बनवाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उस एरिया में आता है ना, तो वो एरिया अपने आप काफी ज्यादा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो टूरिज्म क्या है, इट earns foreign exchange to India, है ना। millions of tourists visit India every year,
मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन टूरिज्म इंडस्ट्री। ये सब लोग कोविड में डूब गए थे, मतलब डूब गए थे यानी कि थोड़ा डाउन हो गए थे, नाउ दे माइट बी बैकअप। श्रीलंका इतना बर्बाद क्यों हुआ? क्योंकि श्रीलंका की सरकार का मेजर सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म ही था, वो भी 2 साल कोविड में बंद हो गया, इसलिए ना लानत है उनके ऊपर, एकदम बर्बाद हो गए, है ना। कभी लंका कितना पैसा हुआ करता था और आज स्थिति देखो। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर। देखो जीवन में ना सहायता आपको बहुत सरलता से जब मिले तो सहायता मत लेना। मूर्ख व्यक्ति की क्या निशानी है, उसे जब सहायता, उसको कर्जा सरलता से मिल रहा है तो वो बोलेगा कि कैसा बेवकूफ आदमी है, ये तो इतने कम इंटरेस्ट रेट पे कर्जा दे रहा है। नहीं, तुम्हें कर्जे की आदत ही क्यों पड़नी है, तुम्हें सहायता की आदत ही क्यों चाहिए? भले ही तुम्हें मुफ्त में सहायता मिल जाए, सहायता देना वाले वचन दे दे कि मैं जीवन भर तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, इस सहायता का एहसान ना जताऊंगा, किंतु सहायता केवल तभी लेना जब उसकी आवश्यकता अत्यधिक से अत्यधिक हो, अन्यथा वो सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। खैर, टूरिज्म प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल परस्यूट, इसको बढ़ावा मिलता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। ठीक है, अब इजिप्ट में, जैसे इजिप्ट में अगर तुम देखोगे तो इजिप्ट का कल्चरल हेरिटेज बहुत अच्छा है, लेकिन उस कल्चर को मानने वाले लोग इजिप्ट में नहीं है, वो गायब हो गए। वो जो लोग है ना होरेस की या रा उनके सूर्य देवता की पूजा करते थे, अब वहां आज कोई पूजा नहीं करता, वो लोग सदियों पहले कहीं लुप्त हो गए या पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। ठीक है, तुम्हारा देश बहुत सौभाग्यशाली है कि आज भी तुम्हारे देश में किसी जंगल के गांव में चले जाओ तो वहां पे भी भारतीय संस्कृति दिख रही है। कुछ देश ही ऐसे हैं जहां पे इंडिजिनस कल्चर आज भी जीवित है, बहुत बड़ी बात है। चाइना में भी नहीं है। तिब्बत जो कि चाइना का आज भाग है, वो सदा से चाइना का भाग नहीं था, लेकिन जब चाइना वहां गया तो उन्होंने बहुत सारी, दलाई लामा पागल थोड़ी यहाँ भाग के आए, उन्होंने बहुत सारी मोनेस्ट्रीज जला दी। तुम्हें लगता होगा नहीं चाइनीज तो बुद्धिस्ट कंट्री है, वो अपनी मोनेस्ट्रीज क्यों जलाएंगे? चाइना कम्युनलिज्म डजंट बिलीव्स इन रिलीजन। अरे जो लोग अपने घर, देश के लोगों को घरों में बंद कर देते हैं कि मर जाओ भूखे प्यासे, बाहर मत आना, कोविड फैल जाएगा, वो क्या सोचेगा धर्म के बारे में? उन्होंने मोनेस्ट्रीज जला दी, है ना। जो रंगोलियां बुद्धिस्ट बनाते थे, साल एक साल में एक रंगोली बनाते थे, सब उजाड़ दिया, सब मोनेस्ट्रीज, सब बुक्स, सब जला दिया, सबको मार दिया। क्यों? क्योंकि उस एरिया में मैंगनीज बहुत ज्यादा था, उनको कैप्चर करना था। देखा जाए तो चाइना अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे तो बहुत वास्ट है, बहुत जमीन है, पर फिर भी भूख है। चाइना के प्रॉब्लम्स हैं, कैन यू बीट इट? चाइना हैज बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद नेशंस दैट आर 2 नेशंस अपार्ट फ्रॉम इट, है ना। अरे कल को भारत बोले कि मेरा आर्मेनिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है अरे समझे? अरे कोई सेंस बनता है इस बात का? कल को भारत बोले कि मेरा नॉर्थ कोरिया के साथ या मेरा आर्मेनिया के साथ, आर्मेनिया के साथ मेरा बॉर्डर डिस्प्यूट है। अरे बीच में 2-3 देश आ रहे हैं, उस देश के साथ कैसे बॉर्डर डिस्प्यूट है? नहीं, चाइना का है, उन्होंने रशिया के पोर्ट को क्लेम किया है। चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट इनके साथ है, आप कह सकते हो चाइना और वियतनाम। चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया के साथ है। दे क्लेम द एंटायर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। So can you believe it that they are not stopping at anything? They want more and more land. ज्यादा से ज्यादा उनको जमीन, ज्यादा से ज्यादा dominance, and I don't know what they are trying to do. But the leadership in China has been communist, and so the nation cannot question. But here something happens, your prime minister sneezes and you can question 150 things, but there no, you'll be shot 150 bullets if you do it. It is a fact. समझ रहे हो? Again, anyways, coming back to the question, importance of tourism as a trade, what can you say? So first of all, be proud that your nation's culture and your nation's heritage is still alive, whereas all other nations' heritage and all other nations' culture is gone. They say Egyptian civilization is very old. Where are people who believe in Egyptian civilization? कोई है जो आज भी रा की पूजा करते हैं? नहीं करते हैं. They say Mesopotamian civilization is the oldest. Where are people who believe in the Mesopotamian civilization? No, gone. They say Indus Valley civilization, Indian civilization is also old. There are people who believe in Indian civilization. वो परंपराएं कुछ हद तक आज भी है. तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, ये छोटी छोटी चीजें समझो. हाँ बेटा, खैर, है ना. तो टूरिज्म का इंपॉर्टेंस है ना भैया. बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज होता है, अरबों रुपया का, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू होता है, आपका कल्चर प्रमोट होता है, आपके हैंडीक्राफ्ट्स, यानी कि वो आएंगे तो साड़ी खरीदेंगे, चूड़ियां खरीदेंगी, क्योंकि या फिर कोई ट्रेडिशनल शेरवानी खरीदेंगे,
ना, या फिर कोई हाथी घोड़ा खरीद के दे जाएंगे, कुछ ना कुछ तो लोग लेके जाते हैं। तो आपका ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, आपके देश का कोई चिन्ह प्रतीक खरीद के लेके जाएंगे, है ना। लोगों की, आपके, माफ कीजिए, कल्चर के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो ये सब चीजें जो है होती ही है, ठीक है। एनीवेज, इज देयर एनीथिंग एल्स? नो, आई डोंट थिंक सो। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं, ठीक है। माफ कीजिए अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो, ठीक है। बट एनीवेज, फिलहाल मैं इस सेशन को यही एंड करता हूं। आई होप आपको लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी ये चैप्टर पूरा समझ में आया हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्ञान के साथ गुण भी सीख करके गए हो। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Download the app now.